Hello friends, welcome to my channel Star Online Study, and today we will be discuss the topic articles related टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे संबंध में जो विशेष प्रावधान है कि राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति के संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं उसके बारे में बात करेंगे। वो कार्यपालिका के संबंध में शक्तियाँ, उसकी व्यवस्थापिका के संबंध में क्या भूमिकाएँ हैं, न्यायपालिका के संबंध में उसका क्या प्रावधान है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से और हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो वो संविधान का अनुच्छेद है 52 यानी जो अनुच्छेद 52 में ये बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी यहाँ पर पद का उल्लेख मिलता है। तो जो अनुच्छेद 52 है भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, यानी यहाँ किसी राजा के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ पर जो उल्लेख किया गया है वो राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि जो मुख्य भूमिका है वो किसकी है, भारत के राष्ट्रपति की है। भारत में सबसे जो संवैधानिक सबसे बड़ा पद है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं कि आगे अनुच्छेद क्या कहता है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है। अनुच्छेद 53 संघ की जो कार्यपालिका होगी उसकी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी और जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। ध्यान रखना, जो हमारी शक्तियां हैं, कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उसका किसके अधीन होगी, वो राष्ट्रपति के अधीन होगी। लेकिन राष्ट्रपति उसका प्रयोग किसके माध्यम से करेगा, वो जो मंत्रिपरिषद है और प्रधानमंत्री जो उसके अधीनस्थ है, अधीनस्थों के माध्यम से प्रयोग करेगा। और ये हमें बताता है अनुच्छेद 53 इस बात का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 54 हमें क्या कहता है। अनुच्छेद 54 54 कहता है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है इसमें संसद और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, ध्यान रखना मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं जो संसद के और विधानसभाओं के होते हैं। ध्यान रखना, संसद में मनोनीत भी होते हैं लेकिन वो भाग नहीं लेते हैं। विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और इसके साथ हमारा एक 70वां संविधान संशोधन होता है और उसमें हमने 1992 में हुआ था और उसमें हमने ये प्रावधान किया कि जो दिल्ली व पौंडुचेरी है उसकी जो विधानसभाओं में जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको भी हमने राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कर लिया गया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के जो चुनाव में सभी सांसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये अनुच्छेद 54 कहता है हमें। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 55 क्या कहता है। निर्वाचन विधि, यानी जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 5 यानी 55 में निर्वाचन विधि के बारे में उल्लेख किया गया है, जहां 52 राष्ट्रपति के पद के होने के बारे में बताता है, 53 उसकी शक्ति के बारे में बताता है, यानी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में होगी। 54 उसमें राष्ट्रपति को चुनने के लिए व्यक्तियों की भूमिका बताता है। उसी प्रकार 55 निर्वाचन विधि बताता है कि इसका निर्वाचन कैसे होगा। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक जो मत पद्धति है उसके माध्यम से होगा और इस पद्धति को देने वाले व्यक्ति थे थॉमस हेयर ही व्यक्ति थे जिन्होंने इस पद्धति का निर्माण किया गया था। इस कारण इसे हेयर पद्धति भी कहते हैं। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में जो पद्धति काम में ली जाती है उसे एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत, यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुपात रखा जाता है। जैसे राजस्थान का एक विधायक है, उसका मत मूल्य होगा 129, यानी उसकी एक वोट की कीमत 129 वोट काउंट की जाएगी। जबकि संपूर्ण भारत के जितने भी सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनकी मत मूल्य होगा 709। अभी आरएस में ये आया था, ध्यान रखना जी। आगे हम डिस्कस करते हैं इसका उदाहरण क्या होता है। यहाँ पर बताया गया है कि जो जनगणना आधार वर्ष 1971 रखा गया है और उसमें कुल विधानसभा के जो सदस्य हैं उसमें 1000 संख्या का भाग दे देते हैं, जहां एक विधायक का मत मूल्य निकल कर आ जाएगा। यानी कह सकते हैं, मोटे तौर पर कह सकते हैं कि इसमें राजस्थान की जो 129
सदस्य मत दे रखा है वो आधार वर्ष 1971 का दे रखा है और 2026 तक यथावत रहेगी। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं अनुच्छेद, जो अगला अनुच्छेद है उसके बारे में बात करते हैं। अगला अनुच्छेद हमें ये बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, छप्पनिया कार्यकाल, काल आपको पता है छप्पनिया काल पड़ा था 1899 में, यानी विक्रमी संवत कितना था 1956। छप्पनिया काल पड़ा था, छप्पनिया काल जिसमें काफ़ी त्रासदी हुई थी। और इसे भी अपने याद रखेंगे कि 56 जो है कार्यकाल से संबंधित है, तो इसे ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में मिलता है। कार्यकाल का मतलब वो कितने साल तक पोस्ट पे रहेगा, तो सीधी सी बात है वो 5 साल तक पोस्ट पे रहेगा। और अनुच्छेद 61 के अंतर्गत कार्यकाल से पूर्व महाभियोग दोबारा हटाया भी जा सकता है। यानी अनुच्छेद 61 कहता है कि अगर वो मान लीजिए बीमार हो जाए या कदाचार मतलब भ्रष्टाचार करता है या संविधान का उल्लंघन करता है या स्वतः उस पर किसी भी तरीके से हटाया भी जा सकता है, तो उस संदर्भ में वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे देगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। इस बात का ध्यान रखना कि अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है तो किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देता है, लोकसभा को देता है, क्योंकि बड़ी कौन सी होती है, लोकसभा। ध्यान रखना उपराष्ट्रपति हटता है तो इसकी सूचना उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है। आगे अनुच्छेद 57 क्या कहता है, अनुच्छेद 57 ये कहता है पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता। जैसे अमेरिका का संविधान में बताया गया है कि कोई भी राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित हो सकता है, लेकिन हमारा अनुच्छेद 57 कहता है कि कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, योग्यता रखता है। अनुच्छेद 58 क्या कहता है, 58 योग्यता क्या है बनने के लिए, देखो उसमें क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष, न्यूनतम आयु अधिकतम कितनी भी हो सकती है, वैसे न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, वह 35 वर्ष होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और इसमें यह बताया गया है कि राज्यपाल, मंत्री जो पद होते हैं वो लाभ के पद में नहीं आता। अगर किसी भी राज्य का राज्यपाल है या किसी का मंत्री है तो वो लाभ के पद में नहीं आता है। और जो सबसे मेन बात है उसकी वो ये है कि जो राष्ट्रपति बन रहा है उसके पास ये योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। भले ही वो सदस्य ना हो लेकिन बनने की योग्यता रखता हो। आगे हमें अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद जो 59 है 59, राष्ट्रपति पद के लिए शर्त क्या है। देखो शर्त इसमें यह बताई गई है कि वह शासकीय आवास का प्रयोग करेगा और पद की अवधि के दौरान उसके वेतन भत्ते में कटौती संभव नहीं है। यानी जो उसे तनख्वाह दी जाती है, यहाँ वेतन नहीं कहा जाता, उपलब्धियां कहा जाता है, ध्यान रखना। अब बात आती है उसे भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, यानी जो उसे उपलब्धियां दी जाती है भारत की संचित निधि से दिया जाता है, यानी भारत के राजकोष से दिया जाता है। और एक बात का ध्यान रखना, राष्ट्रपति जब बनता है तो उसके लिए उम्मीदवार कितने, मतलब एक उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है और उसकी जमानत राशि 15,000 रुपये होती है। पेपरों में बहुत बार पूछा गया है कि प्रस्तावक अनुमोदक की संख्या कितनी है, पहले 20-20 थी लेकिन अब 50-50 है। जमानत राशि आज भी 15,000 रुपये है। और यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि कुल वैध मत है उसका, कुल वैध मत का 6% हिस्सा प्राप्त होना चाहिए, नहीं तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत कौन सी, ये वाली जमानत जब्त हो जाएगी, यानी उसे 6% मत मिलना जरूरी है जो उम्मीदवार है खड़ा हुआ है। जैसे ऐसे तो 10 से ही खड़े हो जाएंगे, नहीं, कम से कम 6,000 रुपये मिलने चाहिए और 6% वोट मिलने चाहिए। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति के जो आगे क्या प्रावधान है, तो आगे हम देखते हैं शपथ का प्रावधान क्या है। यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रपति को शपथ, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को क्या देता है, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर वो ना हो तो वरिष्ठतम कोई भी न्यायाधीश होता है जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। 61 में मैंने बता दिया है महाभियोग प्रक्रिया है जिसके अंदर राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। यहाँ पर क्या प्रक्रिया वो भी देख लेते हैं। 1/4 सदस्य प्रस्ताव को लेकर आएंगे और 14 दिन पहले उसको सूचना दे दी जाती है कि राष्ट्रपति को कि आपके खिलाफ महाभियोग आ रहा है और इसलिए होता है। तो ऐसा प्रस्ताव संसद
जो संसद के 2/3 सदस्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। मतलब क्या है, आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं आया है। अगर उसे पास कराना है तो एक आंकड़ा है 2/3, यानी बहुत बड़ा आंकड़ा रखा गया है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, लेकिन आज तक कभी आया नहीं है और ना ही शायद ही कभी आए। आता तब है जब वो संविधान का हनन करता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास उतनी शक्तियां नहीं है कि वो हनन कर सके संविधान का। ज़्यादातर शक्तियां प्रधानमंत्री के पास में ही होती है बैकग्राउंड में। अब महाभियोग है क्या, उसकी प्रक्रिया क्या है? देखो, महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें संसद के कुछ विशेष पदों पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ में संविधान का उल्लंघन करने के आरोप में चलाई जाती है। और पदों में राष्ट्रपति होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का न्यायाधीश या भारत के निर्वाचन आयुक्त, यानी जो निर्वाचन आयुक्त उनके खिलाफ आते हैं, बड़े बड़े पोस्ट होते हैं जो बैठे होते हैं, उनके खिलाफ महाभियोग आता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के निर्वाचन आयुक्त आदि भारत के संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। और न्यायाधीशों पर महाभियोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद जो मिलता है वो किस में मिलता है? अनुच्छेद 124(4) में मिलता है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कदाचार भ्रष्टाचार को बोला जाता है, लेकिन सम्मान देने के लिए कदाचार बोल दिया जाता है। अच्छा नहीं लगता ना? अक्षमता यानी बीमार वगैरह हो जाए, पैरालिसिस वगैरह हो जाए, तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है, ये अनुच्छेद 61 कहता है। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है? यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अनुच्छेद 52 तो हमें ये कहता है कि राष्ट्रपति होगा, पद के बारे में उल्लेख 53 कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बताता है, अनुच्छेद 54 निर्वाचन मंडल के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 55 निर्वाचन विधि के बारे में बताता है, अनुच्छेद 56 कार्यकाल के बारे में बताता है, अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचित होने के बारे में बताता है, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताता है, अनुच्छेद 59 शर्तें बताता है, 60 राष्ट्रपति को शपथ बताता है, 61 महाभियोग बताता है, 62 क्या होता है? 62 है राष्ट्रपति की पद रिक्तता के बारे में संबंध में बताता है कि अगर पद रिक्त हो जाए तो क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 62 बताता है। चलिए जी, आगे हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है। तो सबसे पहले हम शक्तियों के बारे में उल्लेख करते हैं, तो व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों के बारे में बात करेंगे कि व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 79 है यानी 79, उसमें जो बताया गया है राष्ट्रपति संसद और व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग है, यानी संसद का अभिन्न अंग के बारे में अगर हमें कोई अनुच्छेद मिलता है तो वो है अनुच्छेद 79 अनुच्छेद बताता है। यानी अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका या संसद का अंग बताता है, तो वो है 79 यानी 79। अनुच्छेद 82 क्या कहता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन कर सकता है, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के आधार पर कर सकता है। अनुच्छेद 331 क्या कह सकता है? 2 एंग्लो इंडियन का लोकसभा में मनोनयन कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करने और सत्र अवसान करने व भंग करने का अधिकार रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसमें यह बताया गया है कि अनुच्छेद 85 में सत्र को आहूत करना यानी बुलाना, सत्र अवसान यानी समाप्त करना और उससे भंग करना की शक्ति किसके पास होती है? देखो, संसद कभी भंग नहीं होती है, लोकसभा भंग होती है, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि संसद के अंदर राज्यसभा भी आती है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। आगे बताते हैं हमें कि अनुच्छेद 86 प्रत्येक सत्र प्रारंभ होगा, यानी जब कोई भी सत्र यानी प्रारंभ होता है, चाहे ग्रीष्म शीतकालीन हो, बजट सत्र हो, कोई भी है, या नवगठित लोकसभा हो, उसका पहला सत्र यानी संयुक्त अधिवेशन का अभिभाषित यानी भाषण कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। और ये अनुच्छेद हमें 86 बताता है। अनुच्छेद 87 क्या बताता है? प्रत्येक वर्ष का प्रथम स्तर राष्ट्रपति के अभिभाषण से और भाषण मंत्रिमंडल तैयार करता है, यानी जो प्रत्येक साल का पहला भाषण कौन देगा संसद के अंदर? राष्ट्रपति देगा। और उसका भाषण तैयार कौन करता है? वो करता है मंत्रिमंडल। अनुच्छेद 99 कहता है कि राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, यानी ये अस्थायी अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति का एक तरीके से प्रतिनिधि होता है। इसका काम क्या होता है? जैसे नई लोकसभा चुन के आ गई तो उसमें जो नए लोकसभा के सदस्य हैं उनको शपथ राष्ट्रपति देता है, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर ये अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है, वो सभी लोकसभा में चुने हुए सांसदों को शपथ दिला देता है।
आगे हमें यह बताया जाता है कि अनुच्छेद 110 धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखा जाता है। यानी जब धन विधेयक रखा जाता है तो राष्ट्रपति से पूछा जाता है। धन विधेयक के संबंध में भी है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस बात का भी ध्यान रखना। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का शक्ति किसके पास में है? वो राष्ट्रपति के पास में। अनुच्छेद 108 बताता है। देखो 108 संयुक्त अधिवेशन किसका होगा? लोकसभा व राज्यसभा का। किसी भी सदन में असहमति ना बन रही हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। आज तक 3 बार हुआ है ऐसा। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कौन कौन से थे। ये थी व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां। अब है कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में उल्लेख करेंगे कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियां क्या है, उनके बारे में भी उल्लेख कर लेते हैं। कार्यपालिका शक्तियां क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अनुच्छेद 53 कहता है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 74 कहता है मंत्रिपरिषद का निर्माण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और इसी अनुच्छेद में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करेगा? पर राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद जो 75 बताया गया राष्ट्रपति 74 में मंत्रिपरिषद का वर्णन मिलता है। 75 में राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में वर्णन मिलता है और 76 में राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 148 नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, यानी कैग की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में बताया गया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो कैग की नियुक्ति 148, राज्यपाल की नियुक्ति 155 और महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76। अब आप कहोगे महान्यायवादी क्या होता है? ये सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है जी। एक तरीके से ऐसे सरकार की तरफ से मुकदमों की पैरवी करने वाला व्यक्ति महान्यायवादी होता है। कैग क्या होता है? जितने भी सरकारी कार्य होती है उसकी रिपोर्ट तैयार करने का काम कैग का होता है, यानी नियंत्रक व महालेखा जो होता है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद जो 248 है वो राष्ट्रीय वित्त आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं, ध्यान रखना। अनुच्छेद 280 के तहत इसको आप साथ साथ नोट भी कर सकते हो। ये अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। बाकी मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, लिंक दिया हुआ है, उसमें आप ऐड हो जाना। आगे हमें बताया जाता है अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। SC/ST जो आयोग है उसका किस अनुच्छेद में प्रावधान है? 338 में है। अनुच्छेद 340 OBC आयोग की नियुक्ति का अधिकार भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और जो विदेशों से उच्चायुक्त आते हैं, विदेशों से राजदूत आते हैं, उनकी नियुक्ति करने का अधिकार भी किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है। यानी भारत से विदेशों से जो राजदूत नियुक्त करते हैं उसकी भी शक्ति है, यानी उनके आइडेंटिटी कार्ड वगैरह देखने की शक्ति किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है। अब ये तो हो गई कार्यपालिका शक्तियां। अब है सैन्य शक्तियां कौन सी है, यानी सेना से संबंधित। तो सबसे पहली बात, सेना का कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होती है। ठीक है जी। अब है इसके संबंध में न्यायिक शक्तियां क्या है उसके बारे में भी देख लेते हैं। न्यायिक शक्तियां क्या है राष्ट्रपति की? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 216 के तहत जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण है जी। 124 में तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की और अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में बताया गया है। आगे बताया गया है अनुच्छेद 72, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह बताया गया है अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति माफी प्रदान करने का यानी क्षमादान की शक्ति किस में मिलती है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 में मिलती। किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड पूर्णतः माफ कर सकता है, सजा की अवधि बदल सकता है, उसकी प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। ये शक्ति, क्षमादान की शक्ति, किसी व्यक्ति को मान लीजिए उम्र कैद की सजा हो गई है और वह राष्ट्रपति के पास एप्लीकेशन लगा के माफ कर सकता है। अनुच्छेद 123 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 123, ये जो मैं आपको अनुच्छेद करवा रहा हूँ ये सभी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश क्या होता है? 1, 2, 3 यानी जब कोई भी सत्र नहीं चल रहा है, यानी ना शीतकालीन सत्र, ना बजट सत्र, ना ग्रीष्मकालीन सत्र, कोई नहीं चल रहा है, उस दौरान अगर कानून बनाना पड़ जाए तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि एक अस्थायी कानून ले आएगा। और उसकी अवधि कितनी होती है? जो
आगे आने वाला सत्र होगा उसके प्रथम दिवस से 6 सप्ताह तक उसकी अवधि होती है, ध्यान रखना। वैसे अधिकतम 6 माह बोल देते हैं प्रैक्टिकल तौर पर, ऐसे होता है 6 माह नहीं कह सकते हैं। आगामी सत्र के प्रथम दिवस से 6 सप्ताह तक वैलिड रहता है। ये 6 माह इसलिए बताया गया है क्योंकि भारत के संविधान में ये लिखा गया है कि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये बोल दिया गया है। जब सत्र नहीं चल रहा होता तो ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए जो अपरिहार्यार्थ होता है यानी अति आवश्यक होता है, तो उसे अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है। संसद में कानून बनाने की शक्ति होती है एक तरीके से, लेकिन जब सत्र शुरू हो जाता है उसके प्रथम दिवस से लेके अगले 6 सप्ताह के अंदर अंदर ये बढ़ना होता है, नहीं तो ये सप्ताह ही खत्म हो जाता है। अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 18 जो संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद के राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान बताया गया है। अब आपातकाल क्या है? मान लीजिए युद्ध जैसा वातावरण बढ़ जाए यानी आंतरिक अशांति। अब आंतरिक अशांति मूल संविधान में था, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। इस पर जो सशस्त्र विद्रोह कर दिया यानी आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह यानी लोग हथियारों के साथ विद्रोह करते, तो ये लगाया जा सकता है। अब इसकी सिफारिश लिखित मंत्रिपरिषद की सिफारिश से आपातकाल लगाया जा सकता है। अगर लग गया तो क्या होगा? 1 माह में संसद के 2/3 सदस्यों का अनुमोदन करवाना आवश्यक है, यानी 2/3 सदस्यों की परमिशन लेनी आवश्यक है लगने के बाद में। एक बार लगने के बाद ये 6 माह तक रहेगा और अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। पहला 1962 में लगा था जब भारत व चीन का युद्ध हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन थे। और कोलंबो प्रस्ताव लाया गया था, यथास्थिति बनाए रखने के लिए आया था। कोलंबो प्रस्ताव भारत और चीन के बीच में जो गतिरोध पैदा हुआ था उसको खत्म करने के लिए आया था। इसके बाद 1971 में भारत पाक युद्ध दूसरा लगा था, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। और 3 जुलाई 1972 में आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था जो मार्च 1977 तक चला था और उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। अनुच्छेद 356 में राज्यों के राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद जो 352 है वो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करता है। 352 तो जब पूरे राष्ट्र के अंदर या राष्ट्र के किसी भी भाग में लगाना हो तो वो राष्ट्रीय आपातकाल, जबकि 356 क्या कहता है? 356 ये कहता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना हो, वो भी कब लगेगा? मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर लगेगा। कारण क्यों होता है, कब लगता है? लगता ये है कि जब राज्यों का शासन संवैधानिक प्रक्रिया से ना चल रहा हो यानी संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब ये लगाया जाता है। अब इसकी सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल सिफारिश कर सकता है, राष्ट्रपति स्वयं भी इसकी घोषणा कर सकता है और घोषणा हो जाने के 2 माह में राष्ट्रपति को इसके 2/3 बहुमत से पारित करना आवश्यक है। यानी उसका 1 माह है, इसका 2 माह है। एक बार में 6 माह के लिए बढ़ेगा, ध्यान रखना। और अधिकतम ये 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। हर बार 6 माह बढ़ेगा और अधिकतम इसकी 3 माह तक हो सकता है। ये स्कूल व्याख्याता 2016 के पेपर में भी आया हुआ है, 20 वाले में भी आया हुआ है। आगे हमें बताया गया है कि आज तक राष्ट्रपति जो राज्य के अंदर आपातकाल किस में ज़्यादा लगा है, तो यहाँ पर दे रखा है 10 बार उत्तर प्रदेश में लग चुका है, 10 बार ही मणिपुर में लग चुका है, केरल में 9 बार लग चुका है, राजस्थान में 4 बार लग चुका है। तो राजस्थान में 4 बार कब कब लगा? 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया के समय लगा था, सबसे कम समय 44 दिन का। 2019 में पेपर हुआ था राजस्थान पुलिस का और उसमें पूछा गया था कि जो सबसे कम अवधि का जो राज्य आपातकाल लगा था उसके कितने दिन का लगा था, तो वो 44 दिन के लिए लगा था। अगर पूछे कि सबसे अधिक बार राज्य आपातकाल कहाँ लगा है, मणिपुर उत्तर प्रदेश में लगा, दोनों में 10-10 बार लगा, ध्यान रखना जी। आगे हमें बताया गया है कि 1977 में भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी, उस समय लगा था। उसके बाद 1980 हरदेव जोशी की सरकार थी, उस समय लगा था। और उसके बाद भैरव सिंह शेखावत 1992 में, तब उस समय लगा था। ये सर्वाधिक लंबी अवधि का था, लगभग 1 साल के करीब करीब था। तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356
राज्य आपातकाल और 360 वित्तीय आपातकाल। अब वित्तीय आपातकाल क्या है उसके बारे में भी जानकारी लेते थे। मान लीजिए राज्य के अंदर पैसे का संकट आ जाए, राज्य यानी देश के अंदर पैसे का संकट आ जाए, तो पैसे का संकट आ जाए उस समय ये वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। और अभी तक इसका प्रयोग नहीं हुआ है, संभव है कभी होगा भी नहीं। अनुच्छेद जो 111(1) में बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद कानून बनेगा, वो अधिकार होगा। ये उसके पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति है। एक है पूर्ण वीटो, अत्यंतिक वीटो और पॉकेट वीटो। इनके बारे में आगे डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ये किस तरीके से है। इसके बाद देखो वो साइन कर सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, या पॉकेट वीटो यानी किसी साइन करके, क्योंकि दे नहीं रखा कि कितने समय में करनी, तो वो अपने जेब में भी रख सकता है, मतलब साइन करे ही ना, ऐसी स्थिति भी बन जाती है, तो उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। अब तक के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से हुए हैं। तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति जो बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल था 1952 से लेकर 1962 तक। पहले मनोनीत थे और पहले निर्वाचित राष्ट्रपति यही है। 3 बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, क्योंकि पहले 1947 के बाद में जो बने थे वो यही थे जो मनोनीत थे, और उसके बाद में 52 से 62 तक यही बने थे। 3 बार राष्ट्रपति शपथ ली थी। इसके बाद में जी अगले यदि राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक, ये एक प्रथम शिक्षक थे और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है जी। 11 नवंबर को शिक्षक दिवस प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रपति बनने से पूर्व उन्हें भारत रत्न दिया गया था, तो इन्हें भारत रत्न डॉक्टर राधाकृष्णन को भी दिया गया था और इन्हें भी दिया गया था। इसके बाद जाकिर हुसैन और राजेंद्र प्रसाद को भी दिया गया था। जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक प्रथम माइनॉरिटी अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति अल्पसंख्यक, सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का ही जाकिर हुसैन का, और पद पर रहते हुए मरने वाले पहले राष्ट्रपति यही है जी। इनका भी देहांत हो गया था। प्रथम अल्पसंख्यक पद पर रहते हुए प्रथम कार्यवाहक बने हैं वीवी गिरी जी। जो वीवी गिरी है प्रथम, अगर आपसे पूछे कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी थे। और उसके बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति एम हिदायतुल्लाह, एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ध्यान रखना। और उसके बाद में अगर हम बात करें वीवी गिरी, अगले चौथे राष्ट्रपति बने थे वीवी गिरी, जो 1969 से 1974 तक रहे थे। 1969 से 1974 तक रहे थे, और ये द्वितीय वरीयता से जीतने वाले पहले राष्ट्रपति थे। द्वितीय मतलब हमने जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली देखी थी उसके तहत अनुपात में जो वोट दिया जाता है दूसरी वरीयता से, यानी हमारा नियम क्या है, नियम ये है कि 50+1 मत लेना आवश्यक है। अगर इतने नहीं मिलते हैं तो दूसरा राउंड होगा, दूसरे में नहीं मिलते तो तीसरा राउंड होगा। यानी जब तक कि 50+1 वोट नहीं मिल जाता, यानी 50%+1 वोट नहीं मिल जाता, तब तक विजय घोषित नहीं किया जा सकता है। तो वीवी गिरी के समय ये हुआ था कि पहले राउंड में इन्हें 50%+1 मत नहीं मिला था, इसीलिए दूसरे राउंड में इनकी गिनती की गई थी और उसमें ये जीत के आए थे। एकमात्र राष्ट्रपति है जिनकी द्वितीय वरीयता से चुनाव जीत के आए थे। अगले है फखरुद्दीन अली अहमद, 1974 से 1977 तक, दूसरे अल्पसंख्यक और पद पर रहते हुए मृत्यु इन्हीं की। दूसरे आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाने वाले यही थी, और सबसे ज्यादा अध्यादेश जारी करने वाले कोई राष्ट्रपति है तो वो कौन है, फखरुद्दीन अली अहमद। आगे हम बात करें, अगले आते हैं नीलम संजीवा रेड्डी, 1977 से 1982 तक रहे थे, प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे और सबसे कम उम्र के यही थे। अब द्रौपदी मुर्मू जी है, ध्यान रखना जी, और ये लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसके बारे में भी ध्यान रखना। कौन, नीलम संजीव रेड्डी। एक तो ये निर्विरोध है, ठीक है, प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति, और द्रौपदी मुर्मू जी अब बन चुके हैं, हालांकि ये थोड़ा चेंज करने वाला है, लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके बाद पहले ज्ञानी जैल सिंह, पहले सिख समुदाय से आने वाले ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987 तक रहे थे, और 1986 में इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह, जो किस विधेयक पर किया था, डाक उतार संशोधन विधेयक पर किया था। इनके पास विधेयक आया था, अपनी जेब में ही रख लिया था ज्ञानी जैल सिंह।
इसके बाद 8वें हैं आर वेंकटरमन, 1987 से 92 तक रहे थे। सबसे अधिक उम्र के यानी सबसे ज़्यादा उम्र में पद पर बैठने वाले व्यक्ति आर वेंकटरमन थे जी, काफ़ी उम्र के थे जी। इसके बाद अगले जो हम बात करें KR नारायण, पहले दलित राष्ट्रपति, 1997 से 2002 तक रहे थे। इसके बाद में APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, 2002 से 2007 तक रहे थे। भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, अग्नि मिसाइल बनाने वाले, अग्नि की उड़ान पुस्तक लिखने वाला, विजन 2020 देने वाले। इन्होंने कहा था 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा था जी इन्होंने, और बनने से पूर्व इन्हें भारत रत्न दे दिया गया था। इन्हें भी भारत रत्न मिला हुआ है जी, ध्यान रखना। इसके बाद प्रथम महिला, जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2007 से 2012 तक रही थी। प्रथम महिला, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी यही है, प्रथम महिला राष्ट्रपति ये। अमेरिका के साथ 123 समझौता, 123 समझौते किए थे इन्होंने। इसके बाद प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक ये रहे थे। और इसके बाद रामनाथ कोविंद जी 2017 से 2022 तक रामनाथ जी कोविंद जी रहे थे, जो दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। और इसके बाद में अगले जो है वो है द्रौपदी मुर्मू जी, ये 2022 से अब तक है प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। वर्तमान में यही है जी, द्रौपदी मुर्मू, और सबसे कम आयु की राष्ट्रपति भी यही है। NDA के द्वारा ये प्रत्याशी थे, इन्होंने मीरा जसवंत सिंह को हराया था जी। आगे हम बात करेंगे इनके बारे में, आगे बढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति से संबंधित ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जिनके कार्य शक्तियों के बारे में बताया गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और चैनल को आगे भी सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक दे रखा है। मिलते हैं